वेलकम टू विद्यार्थी गुरुकुल। मैं श्रुति सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का 12 चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता के बाद। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि जब हमारा देश भारत आज़ाद हो गया था तो हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके सामने, सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनके सामने कौन सी चुनौतियाँ पहले सामने आई थी। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला पॉइंट है वो हम देखते हैं, एक नया और खंडित राष्ट्र। यहाँ हम देखते हैं कि अगस्त 1947 ईस्वी में जब हमारा देश भारत आज़ाद हो गया था तो उनके सामने कई बड़ी चुनौतियाँ थी, कई बड़ी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा था। सबसे पहले तो बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी जब पाकिस्तान से भारत आए थे तो इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना, उनके रोजी रोजगार की व्यवस्था करना, साथ ही साथ इसके अलावा रियासतों की भी समस्या थी। तो तकरीबन उस समय 500 रियासतें जो थी वो राजाओं और नवाबों के शासन में चल रही थी। अब इन सभी को एक नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना बहुत ही मुश्किल काम था। तो जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा जरूरी था। फिर हम आगे देखते हैं क्या कि अभी हमारे देश को आज़ाद हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे कि हमारा पूरा राष्ट्र जो है गहरे शोक में पड़ गया था, क्योंकि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी की जब हत्या हो गई थी तो उस समय पूरा हिंदुस्तान, पूरा जो हमारा भारत है वो गहरे शोक में पड़ गया था और इन महात्मा गांधी जी के अस्थियों को इलाहाबाद में विसर्जन किया गया था फरवरी 1948 ईस्वी को। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि 1947 ईस्वी में भारत की आबादी, तो उस समय तकरीबन 34.5 करोड़ आबादी थी उस समय। अब जब इतनी बड़ी आबादी थी तो उसमें बहुत से ऊंची जाति के लोग थे, नीची जाति के लोग थे, हिंदू समुदाय के या फिर अन्य धर्म के लोग मानने वाले रहते थे। और साथ ही साथ इनके पहनने का अलग अलग ढंग था। बहुत से सभी लोगों का भाषाएं अलग अलग थी, खान पान का स्तर अलग था, काम धंधे में भी विविधता थी, कई तरह की विविधता थी। और इतनी विविधता को लेकर लोगों को एक राष्ट्र के राज्य के रूप में संगठित करना ये भी बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर हम आगे देखते हैं कि लोगों को एकता के साथ संगठित करना, एकता की समस्या तो थी ही, साथ ही साथ एक बड़ी समस्या क्या थी कि इन्हें विकास की भी बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ क्या था कि उस समय जो गांव के या फिर भारत के जो अधिकांश लोग थे वो गांव में रहते थे और वो अपनी आजीविका के लिए किसान, मतलब खेती पर ही निर्भर रहते थे। किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे और जब बारिश अच्छी नहीं हो पाई, फसल चौपट हो जाती थी तो क्या होता था कि नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगर जो थे उनकी आमदनी पर संकट पैदा होने लगा था। फिर हम देखते हैं क्या कि जब इनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल होने लगती थी तो ये शहरों में जाकर फैक्ट्री मजदूर, भीड़ भरी झुग्गी बस्तुओं में झुग्गी भरी बस्ती जो रहती थी वहाँ ये रहते थे। वहाँ पर न शिक्षा का व्यवस्था था और न ही स्वास्थ्य से संबंधित कोई सुविधाएं थी। फिर हम आगे देखते हैं क्या, नए संविधान की रचना। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 ईस्वी के बीच ये जो समय है इसके बीच क्या हुआ, 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया और लंबे विचार विमर्श के बाद संविधान सभा का बैठक बुलाया गया था। संविधान सभा का जो बैठक बुलाया गया था वो कहाँ, तो वो दिल्ली में बुलाया गया था। फिर हम आगे देखते हैं क्या, भारत का संविधान। तो भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। अब जब हमारा देश, हमारे भारत का जब संविधान तैयार हो गया तो इस संविधान की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो थी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ हुआ कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया गया था। जब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया तो सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया गया था, फिर शिक्षित पुरुषों को। बहुत लंबे संघर्ष के बाद फिर मजदूर पुरुषों को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया था और अंत में
महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो यहाँ है कि किसी भी व्यक्ति, यहाँ पर भारत में आज़ादी के बाद ये जो फैसला लिया गया था वोट देने का, ये बहुत बड़ा फैसला था। और इसके अनुसार स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो या फिर अनपढ़ हो, सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया था। फिर हम आगे देखते हैं संविधान की दूसरी विशेषता। संविधान की दूसरी विशेषता क्या थी? तो दूसरी विशेषता ये था कि यहाँ पर तमाम जाति, भारत में जो भी सभी वर्ग के, सभी जातियाँ, सभी धर्म के लोग, किसी भी पृष्ठभूमि से हो, किसी भी इलाके से हो, किसी भी तबके को हो, वो सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना जाएगा। उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों का मानना था, कुछ लोग चाहते थे कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो हिंदू आदर्शों पर आधारित हो, भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि पाकिस्तान का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि एक खास समुदाय मुस्लिम के हित के लिए पाकिस्तान का गठन किया गया है, तो उसी तरह से हिंदू राज के लिए भी एक अलग होना चाहिए। पर लोगों का मानना था, कुछ लोगों का ये भी मानना था कि भारत में सिख और ईसाइयों की भी बहुत बड़ी संख्या है। इसके अलावा यहाँ पारसी हैं, जैन हैं, अन्य धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। इसलिए संविधान में किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी धर्म के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी का सवाल हो या फिर कानून से संबंधित कोई भी मामला हो। सभी समुदाय के लोगों को वैसे ही अवसर दिए जाएंगे जैसे कि हिंदुओं को दिए जा रहे थे। अब संविधान की तीसरी विशेषता क्या थी? संविधान की तीसरी विशेषता थी कि जो वंचित तबके के जो लोग हैं, जिन्हें विशेष सुविधाएं व्यवस्था नहीं दी गई है, उन्हें भी समान अधिकार दिया जाए। जैसे कि जो छुआछूत का जो उस समय चलन था, वो भारत के सम्मान को कलंकित कर रहा था। पहले क्या था कि मंदिर में, हिंदू के मंदिर में सभी लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन अब उन्हें हर लोगों को मंदिर में जाने का रास्ता खोल दिया गया। एक लंबी बहस के बाद ये भी निर्णय लिया गया, संविधान सभा में ये भी तय किया गया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। इसी से संबंधित संविधान सभा के सदस्य एच.जे. खाडेकर कहते हैं कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खाडेकर जी कहते हैं, अब वो क्या कहते हैं ये हम देखते हैं। हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एच.जी. खाडेकर का कहना है कि निचली तबके के जो लोग हैं उन्हें ऊंची जाति के लोग दबा कर रखे हैं, इसलिए उनका जो शरीर है, उनका जो मस्तिष्क है, वो पूरी तरह से काम नहीं करता है। फिर आगे हम देखते हैं क्या कि संविधान सभा के सदस्यों में अब केंद्र और राज्य की सरकार की शक्तियों और अधिकारों को लेकर भी उसमें लंबी चर्चा हुई थी। तो संविधान सभा में केंद्र और राज्य की सरकार की शक्ति और अधिकार को लेकर जो लंबी चर्चा हुई वो क्या हुई थी, ये हम आगे देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोगों का मानना था कि जो शक्ति है वो केंद्र के हाथों में होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित में सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। उनका कहना था कि यदि कोई केंद्र मजबूत होगा तभी तो वह पूरे देश के लिए उन्नति के लिए कार्य सोचेगा या फिर योजना बनाने में सक्षम होगा। इसलिए शक्ति जो है केंद्र के हाथों में होना चाहिए। कुछ सदस्यों का ये भी मानना था कि राज्य को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलना चाहिए। इसी से संबंधित मैसूर के एक सदस्य कहना है उनका कि लोकतंत्र दिल्ली में है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। फिर कुछ मद्रास के एक सदस्य का कहना था कि शक्ति जो है वो राज्य स्तर पर लोगों को कुशलक्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकार के ऊपर ही
होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शक्ति को लेकर केंद्र शक्ति के लेकर राज्य सरकार की शक्ति को लेकर अधिकारों को लेकर कई तरह के मतभेद उठ रहे थे। अब इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान सभा में जो 3 विषयों को 3 सूची बनाया गया। ये जो 3 सूची बांटा गया था, ये था केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में कराधान, आरक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया था। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य रखा गया। समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि विषयों को रखा गया था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों ही समवर्ती सूची से संबंधित दोनों ही राय विचार करेंगे। फिर अगला पॉइंट है संविधान सभा में भाषा को लेकर। अब भी वाद विवाद हुआ था। जब संविधान सभा बन रही थी, जब उस समय तैयार हो रहा था, तो भाषा के सवाल को लेकर भी बहुत ज़्यादा वहाँ उस समय बहस हुई थी। कुछ लोगों का मानना था कि अंग्रेज़ों के साथ जब अंग्रेज चले गए हैं तो अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर देना चाहिए। कुछ लोगों का मानना था कि अंग्रेजी भाषा को रखना चाहिए। इसी से संबंधित कुछ लोग ये भी मानते थे कि हिंदी जो लोग नहीं बोलते थे उनका राय था कि हिंदी को हटाया जाए। मतलब कई तरह के उस समय मतभेद चल रहा था। जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय थी कि संविधान सभा उनकी राय में संविधान सभा के टी कृष्णमाचारी कहते हैं कि दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए वो कहते हैं टी कृष्णमाचारी कि अगर उन लोगों पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे और इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाला गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो लोग हिंदी जानते हैं वो हिंदी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग इंग्लिश जानते हैं वो इंग्लिश को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका बीच का रास्ता अपनाया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था उस समय। और फिर अदालत हो गया या फिर अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्य के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। यानी कि हिंदी भाषा को राजभाषा बनाया गया और अदालत में, सेवा में, विभिन्न राज्य के बीच जो संचार हुआ उस समय उसके लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। फिर हम देखते हैं संविधान सभा की रचना में बहुत सारे भारतीयों का योगदान रहा है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राज्यों का गठन कैसे किया जाए? तो 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की सबसे मुख्य पार्टी थी, जो सबसे उस समय मुख्य पार्टी थी, वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये आश्वासन दिया था कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो फिर हम लोगों को जैसे कि प्रत्येक जो बड़े भाषाई समूह हैं उनका अलग अलग प्रांत होगा। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। जब कोई भी कदम नहीं उठाया गया तो अब लोगों में यह बात हो रही थी कि सभी चाह रहे थे कि भाषा के आधार पर अलग अलग प्रांत बांटा जाए, भाषा के आधार पर राज्य को बांटा जाए। लेकिन राष्ट्रवादी नेता या फिर महात्मा गांधी का मानना था कि राष्ट्र जो पहले ही है वो धर्म के आधार पर तो बढ़ ही चुका था। इसी से संबंधित प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल ये कहते हैं कि भाषा ही के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के ये विरोधी थे और ये कहते हैं कि जो उपद्रवकारी जो प्रवृत्तियां हैं वो सिर उठा रही हैं। इनका कहने का तात्पर्य ये था कि राज्य को, प्रांत को भाषा के आधार पर नहीं बांटा जाए। अब जब लोगों का ये मत था, अधिकांश राज्यों का ये मत था कि नहीं भाषा के आधार पर बांटा जाए, तो कांग्रेस ने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो जान रही थी कि ये जो कार्य है ये सही नहीं है। तब इसके कारण क्या हुआ कि जगह जगह असंतोष फैलने लगा। अब कन्नड़ भाषी हो गए, मलयालम भाषी हो गए, मराठी भाषी हो गए, ये जो सभी थे ये अपने अलग अलग राज्य की इंतजार में ये अलग अलग अपने राज्य का इंतजार कर रहे थे कि कब इन्हें अलग अलग बांटा जाए। सबसे जो गहरा असंतोष हुआ था ये हुआ था मद्रास के प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दे रहा था। यानी कि इस अलगाव के लिए जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा वो मद्रास में। जब
1952 में आम चुनाव हो रहा था। तो उस समय नेहरू जी जो थे वह उन्हें वो चुनाव प्रचार के लिए गए थे। जब वो चुनाव प्रचार के लिए गए तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए और आंध्र हमें चाहिए ये कहकर नारा लगाया गया। उसी साल अक्टूबर में क्या हुआ कि विपरीत गांधीवादी पोटी श्रीमालू तेलुगु भाषी के हित की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करने लगे। तो आंध्र राज्य के गठन का जो मांग किया गया था किसके द्वारा? श्री रामुलु के द्वारा किया गया था। अब जब ये आंदोलन है ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता चला गया, भूख हड़ताल होने लगी, अनशन जैसे आगे बढ़ता चला गया, बहुत सारे लोग श्री मालू के समर्थन में आगे बढ़ने लगे। जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे, जुलूस निकालने लगे। फिर क्या होता है कि 58 दिन के अनशन पर श्री मालू जो थे वो 58 दिन के अनशन पर बैठ जाते हैं और 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को पोटी श्रीमालू का देहांत हो जाता है। जब इनका देहांत हो जाता है तो वहाँ का जो माहौल है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वहाँ की जो व्यवस्था है, आंध्र का जो व्यवस्था है अस्त व्यस्त हो जाती है और इसी कारण 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र के रूप में, अलग राज्य के रूप में गठन किया जाता है। तो आंध्र को एक अलग राज्य के रूप में गठन किया गया कब? 1 अक्टूबर 1953 को, और जो बाद में आंध्र प्रदेश कहलाया था। फिर हम आगे देखते हैं क्या कि आंध्र की जब स्थापना की गई तो अन्य जो भाषाई समुदाय थे वो भी अपने अपने अलग राज्य की मांग करने लगे और इसी के फलस्वरूप क्या हुआ कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इसका जो रिपोर्ट आया था 1956 ईस्वी में रिपोर्ट आई थी। और इस आयोग ने ये सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषी के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के लिए के उद्देश्य से जिलों तथा प्रांतों की सीमा को पुनः से तय किया जाए। तो जो रिपोर्ट आया 1956 में उसके द्वारा हुआ क्या कि अब अलग अलग इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग अलग सीमा प्रांतों को फिर से तय किया जाए। फिर हम देखते हैं क्या कि 1960 ईस्वी में मुंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा में दो अलग राज्यों में बांट दिया गया। फिर 1966 ईस्वी में पंजाब का विभाजन किया गया और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों की वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या थी, तो हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है लंबा है, इसका वीडियो मैं 2 पार्ट में बना रही हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।